Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel. And now today I am going to explain the same chapter, Civilizing the Native and Educating the Nation. मतलब ये चैप्टर है आपका 8th का. आप भूले तो नहीं होंगे क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है. तो ये जो पार्ट है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे आपका अब हम एंड ऑफ द स्टोरी पे आ चुके हैं और ये सब कुछ जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारी बात हो गई थी न्यू रूल्स और न्यू रूटीन से पहले तक की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में दे दिया है. अब हम देखेंगे कि ये नेशन को सिविलाइज करने के लिए जो लोग बोल रहे थे कि हमारा नेशन सिविलाइज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, हमारा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सिस्टमैटिक नहीं है, तो उसको लाने के लिए, वैसा करने के लिए कितने नए रूल्स हैं और क्या नई रूटीन्स बने. तो बात ये होती है कि इससे पहले जितना भी हम पढ़ते थे वो एक पाठशाला टाइप की थी. हर इंसान एक ही स्टडी करता था. वहाँ पे कोई डिफरेंट एजुकेशन के लिए टीचर्स नहीं थे. वहाँ पे उनका कोई रूटीन नहीं था, कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई सब्जेक्ट नहीं था. सबका एक ही सब्जेक्ट था, है ना. और उनको पढ़ाने वाले गुरु जो थे, पंडित जो थे, चाहे कोई भी हो, वो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर नॉलेज, मतलब एक आज हमको ये पढ़ाना है वैसा कोई लेसन प्लान लेके नहीं जाते थे. तो मतलब सब कुछ था बट सिस्टमैटिक नहीं था. क्या वो जो सब कुछ था वो इम्पॉर्टेंट था? क्या वो प्रैक्टिकली हमारे यूज़ में था? ऐसा कुछ नहीं था. कुछ लोग आए बोले कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, ये आपका सिस्टम चेंज होना चाहिए, इसको हटा दो. तो ऐसा करते करते कुछ नया आने लगा. और नया क्या है वो देखेंगे अब. तो न्यू रूल्स और न्यू रूटीन्स आई बिगनिंग ऑफ द कंपनी में. मतलब हुआ क्या कि कुछ हायर एजुकेशन के, सबसे पहले तो जो चेंज लाया गया वो हायर एजुकेशन में लाया गया. और वो जो लोकल पाठशाला थी वो कुछ फंक्शन ऐसे करती थी कि आपको सब मतलब लग रहा था कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारी एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन पे बेस्ड है. फिर 1854 में कंपनी ने डिसाइड किया कि इस वर्नाक्यूलर सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए. मतलब ये जो शुरुआत से चलते आ रही है, ये शास्त्रों और इसकी पढ़ाई, ये जो ओल्ड सिस्टम है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए. तो क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी हो. तो वो लाने की कोशिश की गई. रूल्स इम्पोज हुए, रूटीन्स बन गए, ठीक. और रेगुलर इंस्पेक्शन होने लगा. मतलब हम सिर्फ स्कूल्स में रूटीन्स और रूल्स नहीं ला रहे हैं, हम उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं. तो ये भी होने लगा. मतलब वन ऑफ द रूटीन एंड रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड लाइक दिस ऑल्सो. फिर जो चेंजेस आए वो इंट्रोड्यूस हुए पाठशाला में. एंड देन नाउ यू आर सीइंग कि हम जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर सिस्टमैटिक रूटीन और रूल्स के अकॉर्डिंग है. नेक्स्ट क्या हुआ, रिपोर्ट के हिसाब से 1 लाख पाठशाला थी. हर पाठशाला में एक बंदे होते थे जो उनको 4-5 स्टूडेंट दे दिए जाते कि भैया इसका पूरा आप ही को रखना है, लेखा जोखा, इनको पढ़ा के आपको तैयार करना है. तो मतलब 1 लाख पाठशाला थी जो कि बंगाल और बिहार में लगभग थी. हर पाठशाला में 20 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब 20 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा थे ही नहीं टोटल इन ऑल, मतलब इन सम, ठीक है. फिर हुआ क्या, ये सबको सेटअप कौन करते थे? या तो वेल्दी पीपल करते थे या तो वहाँ के लोकल पीपल करते थे, लोकल कॉमन कम्युनिटी पीपल, ठीक. वहाँ की पाठशाला के बारे में बात कर रही हूँ. फिर कुछ पाठशाला स्टार्ट हुई, कुछ पाठशाला ऐसे ही स्टार्ट हो जाती थी टीचर या फिर गुरु से या फिर वहीं के कोई थोड़ा बहुत पंडित से, ठीक है. ये सारी पाठशाला में पढ़ाई वहाँ से ही चालू हो जाती थी. फिर ये सिस्टम जो था वो फ्लेक्सिबल था. एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल था कि कोई इसको सीरियसली लेता ही नहीं था, ठीक है. अगर आप एजुकेशन फ्लेक्सिबल रखोगे, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको एकदम स्टक कर दो, उसके ऐसे रूल्स बना दो जो कोई फॉलो ही ना कर सके. बट हाँ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ रूल्स और रूटीन्स तो होनी चाहिए, है ना. कुछ एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकली आपके यूज़फुल हो. तो इसमें क्या होता था कि बहुत इतना फ्लेक्सिबल था कि कोई फिक्स्ड फीस नहीं थी, प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, कोई बेंचेस नहीं थे, कोई चेयर्स नहीं थे, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था किसी सेपरेट क्लासेस का. तो देखिए हर एज का बच्चा बैठ रहा है, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा और सारे के सारे लोग सेम एजुकेशन को पढ़ रहे हैं. कैसा लगेगा आपको? हम तो बल्कि सेम सिस्टम, आज की एजुकेशन तो ये बोलती है कि अगर एक क्लास में बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट है तो उनको भी पहले तो पढ़ा लो, फिर उनकी क्लासीफाई क्लासेस लगा लो, ताकि वो जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको वो वेस्ट ऑफ द टाइम ना लगे. एवरेज बच्चा है उसको लगे कि हाँ ठीक है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एकदम सही है, जो मुझे नॉलेज मुझे मिलनी चाहिए. और जो बिलो एवरेज बच्चा है उसके लिए तो और स्पेशल क्लासेस लगनी चाहिए, क्योंकि वो एवरेज तक आएगा, एवरेज से ही अबव एवरेज में पहुंच पाएगा. मतलब अगर आज हम एजुकेशन सिस्टम में इतने सारे वेरिएशंस चाहते हैं जो पहले तो था ही नहीं,
तो सोचो उस समय कैसी एजुकेशन होगी। तो ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गवर्नमेंट ने कुछ अपॉइंट्स किए पंडित्स को। हर पंडित कम से कम इंचार्जशिप लेगा 4 to 5 स्टूडेंट्स का, स्कूल्स का, 4 to 5 स्कूल्स का। फिर वो पंडित विजिट करेगा पाठशाला में और वो ट्राई करेगा उसके स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बनाने की। मतलब कि उसका एजुकेशन अगर यहाँ है तो उसको यहाँ लाने का पूरा जिम्मा, इंचार्जशिप उस पंडित की होगी। ठीक। हर गुरु या टीचर जो है पाठशाला का, उसको पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। अब ये रूल्स आए हैं नए नए। ठीक। और फिर उसके बाद रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, टीचर जो हैं वो बेस्ड होंगी, जो उनकी टीचिंग होंगी वो पूरी टेक्स्ट बुक बेस्ड होंगी, जिसमें लर्निंग प्रॉपर हो, जिसमें उनकी टेस्टिंग हो, उनका एनुअल एग्जामिनेशन हो, ये सब होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स को बोला गया था अब आप रेगुलर फीस पे करेंगे। अब आपको फीस पे करनी पड़ेगी, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी और फिर आपकी फिक्स सीट होगी। आपको हर एक सिस्टम, हर एक रूल ओबे करना पड़ेगा। अब आया सिस्टमेटिक एजुकेशन। ठीक। फिर पाठशाला में जो है बहुत न्यू रूल्स एक्सेप्ट हुए, सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने उनको, और गवर्नमेंट ने सबने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने उसको ग्रांट किया। ठीक। एंड देन जो अनविलिंगली थे जो वर्क के लिए, न्यू सिस्टम को नहीं चाहते थे या नहीं चाहते थे ये सब काम करना, तो उनको गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता था। इतना सब कुछ हो गया चेंजेस। नेक्स्ट हुआ कि कुछ प्लेसेस में क्लासेस बनियान ट्री के अंदर, पहले तो ये होता था, एक बनियान ट्री होती थी, उसके अंडर में बैठे रहते थे बच्चे, कॉर्नर में या तो विलेज शॉप में बैठते थे, या तो टेम्पल के सामने बैठते थे, या किसी गुरु के आसपास, घर के आसपास बैठ जाते थे। ऐसी होती थी पहले पढ़ाई। फिर डिपेंड करते थे कि इनकम ऑफ द पेरेंट्स, पुअर पीपल है तो कोई ज़रूरत नहीं देना, रिच पीपल है तो दे दो भाई ज़्यादा, ठीक है, ताकि मैनेज हो जाए। ऐसी फ़ी होती थी पहले, गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टीचिंग थी, ओरल थी, रिटन कुछ भी नहीं। सिस्टम क्या था, मतलब यही सिस्टम था। गुरु को पहले से डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि व्हाट दे हैव टू टीच whenever they are coming to the class. They are just teaching according to the needs of the student. ऐसा पढ़ाई होती थी पहले। फिर स्टूडेंट जो हैं सेपरेट नहीं होते थे, क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस, जो मैंने पहले ही बोला कि हर एज के लोग से एक साथ एक ही प्लेस में बैठ के पढ़ते थे। फिर क्या हुआ, गुरु इंटरेक्ट करते थे सेपरेटली डिफरेंट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन से, ताकि उनकी लर्निंग के लेवल को समझ सके और उनके हिसाब से उनको पढ़ा सके। लेकिन वो भी नीड ऑफ द एजुकेशन पे ही डिपेंड करता था। ठीक है, उसको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है और गुरु को कितना सिखाना है उससे रिलेटेड, ये सब वहीं पे डिसाइड होता था। मतलब कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता था। जैसे आज की डेट में लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है, हमको आज इतना पढ़ाना है, इतना कंप्लीट करना है, इसके बाद हमको टेस्ट कंडक्ट करानी है, ऐसा कुछ नहीं होता था पहले। फिर तो विलियम एडम ने देखा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम है और ये तो लोकल नीड्स को सूट कर रही हैं, लेकिन क्लासेस जो हैं वो जो हार्वेस्ट टाइम में नहीं होती थी, हार्वेस्टिंग टाइम में उन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था, और जब कटिंग शटिंग हो जाती थी तब उन बच्चों को पढ़ाया जाता था। इसका मतलब क्या, इसके हार्वेस्ट से, कटिंग शटिंग से बच्चों की पढ़ाई का क्या मतलब है भैया? वो लोग गाँव के बच्चे थे, वो क्या करते हैं ना, हार्वेस्टिंग, और इसमें ये लोग पहले के बच्चे जो थे वो जब हार्वेस्टिंग होती थी तो पढ़ने नहीं आते थे, उनको वहाँ जाना होता था, तो क्या करते थे, अब उनकी पढ़ाई ना मिस हो तो क्लासेस ही नहीं लगती थी। ठीक है, पाठशाला स्टार्ट होती थी तब जब क्रॉप पूरे कट हो जाते थे, स्टोर हो जाते थे, तब वो बच्चों की दिस हेल्प द चिल्ड्रन टू द पीजेंट फैमिली, मतलब पीजेंट फैमिली के बच्चों के, जितने भी पीजेंट फैमिलीज के बच्चे थे उनको ये हेल्प करता था कि हाँ ठीक है, अभी क्लास तो नहीं लग रही, कम से कम वो टेंशन नहीं है, जब हमारी कटिंग और स्टोर हो जाएगा तब जाके पढ़ लेंगे। तो ये होता था, नहीं तो वो बच्चे अटेंड नहीं कर पाते थे क्लासेस, ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे। ये सब चलता था न्यू रूल से पहले, जो कि न्यू रूल्स आने के बाद कुछ चेंजेस आए। ठीक, अब सर अरबिंदो घोष जो हैं, उन्होंने अपनी स्पीच डिलीवर की थी 15 जनवरी 1908 में, जो बॉम्बे में थी। उन्होंने उसमें बताया कि नेशनल एजुकेशन का जो गोल है वो एक्चुअली किसी को भी जागृत करना है, किसके लिए, स्पिरिट ऑफ एजुकेशन के लिए, अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी अमंग द स्टूडेंट। जो पढ़ो बाकायदा ऐसा पढ़ो कि आगे किसी के सामने आपको ये ना देखना पड़े कि अरे हमने जो पढ़ा वो तो किसी के यूज़ का ही नहीं है। तो वो जो आपकी सोच बदलना चाहते थे वो। फिर उन्होंने क्या किया, ये सब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे एंसेस्टर्स के साथ मिलकर उन्होंने चीज़ें की, एजुकेशन को
सिस्टम को बदलने की कोशिश की, न्यू रूल्स और रूटीन्स लाने की कोशिश की, ये सब उन्होंने बताया। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल ने इसमें क्या किया, अपना योगदान दिया। और अरबिंदो घोष ने एम्फेसाइज किया लोगों को कि दे शुड रिमेन कनेक्टेड टू देयर ओन रूट्स। अपने रूट्स मत भूलो, आप रूल्स और रूटीन्स यूज करो, अपनाओ, एक्सेप्ट करो, अपने रूट से मत डिटैच रहो। मतलब अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उससे डिटैच होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स करो पर पूरी तरह से उनको एक्सेप्ट, मतलब वेस्टर्न पद्धति को आपने एक्सेप्ट कर लिया। कहाँ करना चाहिए, हर एक इंसान को एक अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगाना चाहिए, चाहे उसके लिए उसको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और एक गलत चीज़ को तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमारी डाउनफॉल का वो हो जाता है रीज़न, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, चाहते थे वो कि अपने रूट से डिटैच मत हों, फुलेस्ट एडवांटेज लें मॉडर्न वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स के, लेकिन रूट से बिना डिटैच हुए। फिर स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें सुनी, समझी, उसको बहुत सारी यूज़फुल क्राफ्ट्स, मतलब नॉट इवन एजुकेशन, क्राफ्ट्स और ये सब भी एक्स्ट्रा एजुकेशनल एडिशनल चीज़ों को सीखा, ठीक। एंड दे what they have done, they have just remunerative employment after leaving their schools। मतलब कि इतना कुछ सीख जाओ कि आप जब स्कूल लीव करो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हों, ताकि आप ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि अदर एक्टिविटीज़ जिसको कोस्कॉलास्टिक्स बोलते हैं उसमें भी आप अपनी पकड़ मजबूत कर लो। तो ये वो चाहते थे कि ऐसी एजुकेशन को आप एक्सेप्ट करो। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन फॉर दिस स्लाइड। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे है इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। मतलब इंग्लिश एजुकेशन ने हमको फ्रीडम नहीं दी बल्कि हमको और दबा दिया। इसका ये मतलब होता है एनस्लेव कर दिया, स्लेव कर दिया, किसी के अंडर में रख दिया, ठीक। वो क्या है, महात्मा गांधी ने बताया कि कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएट तो हुई लेकिन सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी के साथ जो इंडियंस के माइंड में घुस गई। उसके बाद उन्होंने देखा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर रहा, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया हमारी पूरी प्राइड को, हमारे खुद के कल्चर को, ओके। तो देयर वाज अ प्रिजन इन दिस एजुकेशन। इस एजुकेशन में क्या है, प्रिजनमेंट है, मतलब कैद है, ठीक है। तो ये सब एजुकेशन के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा। तो उन्होंने बोला कि इट एनस्लेव्ड द इंडियंस। इस एजुकेशन ने हमको एनस्लेव कर दिया है, ये इविल स्पेल है हमारे ऊपर, जो कि देखो फिर उसके बाद चाम ने वेस्ट से अप्रिशिएट किया कि दैट एवरीथिंग केम फ्रॉम द वेस्ट। चाम ने तो अप्रिशिएट किया ही, लेकिन महात्मा गांधी नहीं सोचते थे ऐसा। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं भैया, जो भी एजुकेशन सिस्टम आया वेस्टर्न से दैट इज़ वेरी गुड, और उसने इंडियंस को एजुकेट किया है, इंस्टीट्यूशंस में एडमायरिंग स्टेटस में लेके आया ब्रिटिश रूल के सामने। और महात्मा गांधी चाहते थे कि ये जो एजुकेशन है वो हेल्प तो करे उनको, लेकिन किस वे में, दे रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी इन सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब कि मतलब कि ये एजुकेशन ऐसा है जो उनकी रिकवरी कर ले, किसमें, डिग्निटी में और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट में। उनके अंदर ये नहीं जाना चाहिए, उन अपने रूट से डिटैच नहीं होने चाहिए। फिर उन्होंने और आगे क्या बोला कि नेशनल मूवमेंट्स के समय उन्होंने स्टूडेंट से बहुत ही रिक्वेस्ट की कि लीव द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू शो द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड। वो सोचते थे इस जो एजुकेशन जो कि ब्रिटिश ने लाई है उसको पूरी तरह से छोड़ दो, उसको नकार दो, और ताकि आप ब्रिटिश को ये बता सको कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, ठीक है, एनस्लेव, हम आपके गुलाम नहीं हैं और ना ही हमको आगे कभी आपका गुलाम बनना है। तो ये चाहते थे कि ऐसा जो है जहन में इंडियंस के भर जाए और ऐसा करने में वो कामयाब हो सके, ठीक। फिर वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में गांधी जी ने कहा कि रीडिंग और राइटिंग में उनका फोकस है रैदर देन ओरल नॉलेज, लेकिन जो वैल्यू है बुक्स में वो लिव्ड एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज में हैं, लेकिन इतनी नहीं जितनी हम चाहते हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने एजुकेशन के बारे में बोला कि एजुकेशन बस ऐसी होनी चाहिए जिससे माइंड डेवलप हो, जिसमें गोल सेट हो और हमारी सोल उसको एक्सेप्ट करने के लिए फ्री हो। हम उसमें बंदिश ना फील करें, हम उसमें एनस्लेव ना फील करें, वो ये सोचते थे। तो लिटरेसी सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट। दे जस्ट थिंक ही जस्ट थिंक कि लिटरेसी मतलब सिंपली लर्न एंड रीड एंड राइट, ठीक। एंड देयर इज अदरवाइज बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। अगर ऐसा नहीं है तो वो एजुकेशन ही नहीं है। तो पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, पीपल को अपने हाथों से काम करना चाहिए, लर्न करना चाहिए कैसे क्राफ्ट बनाते हैं खुद से और कैसे डिफरेंट थिंग्स को
ऑपरेट करते हैं, दे विल ओनली डेवलप देयर माइंड्स एंड द कैपेसिटी ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। ये सोचते थे कौन? महात्मा गांधी। ऐसी ही एजुकेशन आए जिसमें वो खुद से करने की कोशिश करें, सब अपने पका पकाए नहीं मिले, अदरवाइज दे विल नॉट हैव द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन ऐसी हो जिसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो इसके ये एजेंडा होना चाहिए नेशनल एजुकेशन का। ये सब हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, चेंजेस क्या है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे जो न्यू रूल्स और रूटीन्स वो इंट्रोड्यूस हुआ ये कि पाठशाला दैट वांट टू रिटेन देयर ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट। हुआ क्या कि जो पिछले पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे थे, अब न्यू एजुकेशन आ गई है, वेस्टर्न एजुकेशन आ गई है, इट इज़ जस्ट हार्ड टू कम्पीट, ठीक है, फॉर देम। मतलब वो नहीं इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पा रहे थे क्योंकि अब उनके लिए सब कुछ नया था। रूटीन से लेकर फिक्स फीस से लेकर के क्लास में हर एक रूटीन के साथ अपने टाइम टेबल के साथ पढ़ाई तक उनके लिए सब कुछ compete करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक। तो दे एंड दैट चेंज एंड रिसीव द गवर्नमेंट ग्रांट, और ये चेंज उनके लिए बहुत डिफिकल्ट तो हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का ग्रांट हो चुका था इस वाली सिचुएशन में, तो उनको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ा। देन जो चिल्ड्रन थे पीजेंट्स के, दे वर एबल टू स्टडी इन ओल्ड पाठशाला, ठीक है। वो तो शुरुआत से ही ओल्ड पाठशाला में पढ़ना चाहते थे बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, क्योंकि उनको हार्वेस्टिंग और कटिंग के समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम टेबल है, रूटीन है, तो स्कूल आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको स्कूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो तो वो चाहते ही नहीं थे। तो ये था उनके लिए डिफ़िकल्ट कि वो न्यू स्कूल्स को, न्यू रूल्स को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो ये था कॉन्सिक्वेंसेस जो उसमें जो न्यू चेंजेस जब इंट्रोड्यूस हुए तब आना स्टार्ट हो गए बच्चों के बीच में। ये क्या है? एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन। अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे इंडियंस थे जो स्कॉलर्स थे, दे नीड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हर बच्चा नहीं चाहता है, हर बच्चा तो ऐसा हो रहा था ना कि वो ओल्ड पाठशाला में पढ़ने के इतने आदी हो गए थे कि न्यू चीज़ें उनको एक्सेप्ट करना ही नहीं पसंद आ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ जो स्कॉलर्स थे, जो स्कॉलर्स मीन द वेरी गुड स्टूडेंट्स, वो बोल सकते हो आप, तो वो क्या चाहते थे, वो एक अच्छी एजुकेशन की फील्ड में क्या हो रहा था, उनको बहुत अच्छा चेंजेस चाहिए था, डेवलपमेंट चाहिए था। तो दे इंडियन फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज द इंडियन, ठीक है। वो ये सोचते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडिया को या इंडियंस को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक। तो ब्रिटिश को उन्होंने सोचा, बोला कि क्यों ना आप और ज़्यादा स्कूल्स ओपन करो ताकि 20 लाख बच्चे नहीं, कंट्री के पूरे ही बच्चे उस पढ़ाई को पढ़ सकें। तो उन्होंने चाहा कि बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ओपन हो और उसमें ज़्यादा स्पेंड किया जाए मनी। देखिए, फालतू बातों में पैसा नहीं खर्च करना है, मनी में पैसे खर्च करना है। तो व्हाट दे सेड कि मनी में नहीं, एजुकेशन में पैसे खर्च करने चाहिए। वो क्या बोले उन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी को स्पेंड करो एजुकेशन में और बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करो। ये चाहते थे वो बच्चे, ठीक है, वो स्कॉलर्स। देन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन अब भी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट ही थे। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इन दोनों स्लाइड्स में जो मैंने आपको बताई। आगे हम फिर कुछ और पार्ट्स लेके आएंगे इस चैप्टर का, और तब तक के लिए आपको पूरे चैप्टर के हर एक पार्ट को देखना है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस इज द पार्ट 3। इन माई नेक्स्ट पार्ट 4 आई विल बी प्रोबेबली कंप्लीट द चैप्टर। इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए, आगे पढ़ते रहिए। आगे के पूरे टॉपिक्स पढ़ के ही आप दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे ताकि उसका दिमाग में एक एक पॉइंट को घुसा सकें, ठीक है। विद दिस आई एम पॉजिंग माई वीडियो एंड नाउ वी आर गोइंग टू end this video and just be with me, stay tuned and be happy. Thank you so much.